हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारा डिटेल्ड रिवीजन वीडियो सीरीज में सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसे 260 एंड एसे 265। सर ये दोनों एसेज हम एक साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एसेज आपके इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम ये दोनों एसेज एक साथ कर रहे हैं। सर कैसे इंटरलिंक्ड है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अच्छे से। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपका चैप्टर नंबर 1 आपकी आईसीएआई मॉड्यूल से, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एसक्यूसी 1 एंड एसे 220 आपका चैप्टर नंबर 11 से, ऐसे 210 सॉरी, उसके बाद हमने ऐसे 210 किया, फिर उसके बाद हमने एसक्यूसी 1 एंड ऐसे 220 किया, फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 किया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 से आपका ऐसे 260 एंड 265। सर इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा है सर, आप ऐसे सीक्वेंस में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो हमें, जो आईसीएआई मॉड्यूल का सीक्वेंस है? तो क्योंकि आईसीआई ने अपना जो सीक्वेंस दिया मॉड्यूल में वो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। हम लॉजिकल सीक्वेंस में इस ऐसे को पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे ऐसे है सारे टॉपिक्स हम लॉजिकल सीक्वेंस में करेंगे। एंड इसी लॉजिकल सीक्वेंस में मैंने आपकी कॉन्सेप्ट बुक भी बनाई है। ये है आपकी प्यारी प्यारी कॉन्सेप्ट बुक, मात्र 115 पेजेस की, दैट इज 115 पेजेस में मैंने आपके पूरे 100% रेलेवेंट पोर्शन फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट जो है वो कवर किया है। और ये बुक आपको मिल रही है मात्र 250 पेजेस 250 रुपीज में हमारी वेबसाइट पे। और ये आज लास्ट डिस्काउंट ऑफर डेट है, कल से इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको ये बाय करनी है तो आज आप जल्दी से बाय कर लीजिएगा 11:59 PM तक, ठीक है? यस सर, इसके साथ ही साथ हम बहुत जल्द आपका क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करने वाले हैं। बहुत यूनिक, डिटेल्ड, बहुत यूनिक यूएसपी जो हमारी क्वेश्चन बैंक की है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन बैंक लॉन्च करेंगे। एंड आपके लिए हम एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी प्लान कर रहे हैं May 25 के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसकी भी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ही आपको सारी डिटेल्स, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है? यस सर, चलिए शुरू करते हैं अभी हमारे प्यारे प्यारे एसे 260 से, जिसका नाम है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। सर ये टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है? टीसीडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म होता है दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिनके पास पावर है पूरी एंटिटी को चलाने की। और यही आपका एक क्वेश्चन जो है वो आया था, पूरे 5 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन आया था आपके Jan 25 वाले अटेम्प्ट में। और ये हमने पूरा का पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन हमारी ये पूरी इंटर की जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें कवर्ड है। ये आप इतना अगर लिखते हैं 5 मार्क में तो आपको 5 में से 5 मार्क मिलते हैं, ठीक है? यस सर। तो अब ये सर टीसीडब्ल्यूजी का मतलब क्या होता है? टीसीडब्ल्यूजी मतलब वो इंसान जो पूरी एंटिटी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो बताता है कि एंटिटी को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, कौन सा मार्केट में जाना चाहिए, क्या प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए, सारी चीजें बेसिकली वो एंटिटी का करता धरता है। वो देखता है एंटिटी को कि एंटिटी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। एंड दूसरा उसके पास होती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी। कल हमने डिस्कस किया था अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कुछ भी एंटिटी खराब करती है तो उसको जवाब देना पड़ता है। वो होते हैं हमारे टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है? ये मैनेजमेंट पर्सन भी हो सकते हैं, जो मैनेजमेंट में है वो भी इंसान हो सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं गवर्नेंस बोर्ड के, या फिर ओनर मैनेजर खुद ही आपका टीसीडब्ल्यूजी भी हो सकता है। अब इसमें बहुत सारी एंटिटी में ना सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट करती है, जो बोर्ड, जो सबसे बड़ी बोर्ड है जो सुपरवाइज करती है, बेसिकली सारा देखते हैं कि एंटिटी सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और दूसरा एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है जो काम करती है, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, सारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है वो एक्चुअली में काम करती है एंटिटी का, ठीक है? तो अब ऐसे बहुत सारे एंटिटी होते हैं जहां पे सुपरवाइजरी बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बोर्ड दोनों अलग अलग होते हैं। अदर एंटिटीज में सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों एक ही बोर्ड, सिंगल बोर्ड परफॉर्म करती है। बहुत सारे ऐसी एंटिटीज है जहां पे टीसीडब्ल्यूजी जो है एंटिटी के लीगल स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, उनको भी हम टीसीडब्ल्यूजी बोलते हैं। या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टीसीडब्ल्यूजी जो है वो मैनेजिंग एंटिटी में भी इन्वॉल्व है, वो मैनेज कर रहे हैं एंटिटी को। कुछ केसेस में टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ बहुत सारी एंटिटीज में गवर्नेंस जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्निंग बॉडी की, सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरी बॉडी की, पूरी जो गवर्निंग बॉडी है वो गवर्नेंस देखती है, वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी लेती है। बहुत सारी स्मॉलर एंटिटीज में एक ही पर्सन होता है जिसके पास पूरा गवर्नेंस का चार्ज होता है, जैसे ओनर मैनेजर, जहां पे कोई भी अदर ओनर नहीं है। तो इतनी सारी सिचुएशंस है ना, इतनी सारी सिचुएशंस है, इसलिए हम कभी भी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते। ऐसे में कभी स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि अच्छा इसी बंदे को हम टीसीडब्ल्यूजी बोलेंगे। यहां पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है ये स्पेसिफाई करना कि भाई सारे ऑडिट्स के अंदर कौन होगा जिनसे ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट के अंदर
TCWG कौन है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इस पूरी डेफिनेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई किसके पास है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी, जिसके पास होगी वो हमारा TCWG होगा, और उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है एज पर SA 260। ठीक है, यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, ऑडिटर एंड TCWG का कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, दोनों का टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ ऑडिटर ही सारी चीजें बता रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ TCWG सारी चीजें बता रहा है, दोनों का इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG। अब सर ये टू वे कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, वो हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं। और एक चीज, सिंस आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे हैंड रिटन नोट्स के लिए, तो ये हैंड रिटन नोट्स की PDF भी मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। वहां पे जाके एक ड्राइव की लिंक मिलेगी आपको, वहां पे मतलब जिसकी लिंक मतलब बेसिकली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जिसमें जाके आप सारे हैंड रिटन नोट्स हमारे एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं हमारे रिवीजन वीडियोस में, जो भी हम यूज करने वाले हैं हमारे रिवीजन वीडियोस में, वो वहां पे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो हम बात कर रहे थे सर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी रिलेशनशिप में टू वे कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके, एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप के लिए आपका टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर के लिए कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेलेवेंट टू ऑडिट, वो इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर सके। TCWG के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी करता है, वो देखता है ऊपर से ऐसे बैठ के देखता है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फुलफिल कर पाए। तो ये तीन आपके क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है कि हमें ऑडिटर और TCWG को आपस में इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, यस सर, सॉरी। तो यही चीज यहां पे लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर टू TCWG। मेन जो हमारा क्वेश्चन है, जो यहां पे हमने बोला है ऐसे 260 में कम्युनिकेशन TCWG की हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है TCWG को कुछ चीजें। तो सर अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ती है, एक बार अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो एकदम बेसिक चीज है यार, हम ऑडिटर है, हम उनको बताएंगे देखो भाई मेरे ऑडिट का ये स्कोप है और मेरे ऑडिट का ये टाइमिंग है। स्कोप मतलब क्या है कि हाँ भाई मैं कितना एरिया कवर करने वाला हूं अपने ऑडिट में एंड कब मैं ऑडिट करने वाला हूं, सिर्फ इतना बताएंगे। क्या हम उसको अपने प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे? नहीं सर, ये तो अनएक्सपेक्टेड प्रोसीजर्स होने चाहिए ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए हम उसको कभी भी अपने प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ स्कोप एंड टाइमिंग के बारे में बता देंगे। ऐसा ऑडिटर बता देगा उनको, सबसे पहली चीज ये। दूसरा मैं उसको बताऊंगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्या बोला मैंने? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? सबसे बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, एंड दूसरा उनको ये बता देना कि भले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे खत्म नहीं होती है। इट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैंने ओपिनियन दे दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया हाँ भाई सब कुछ सही है, तो आप बोलोगे अरे ऑडिटर ने बोल दिया ना सब कुछ सही है, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। ऐसा मैनेजमेंट और TCWG नहीं बोल सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। ये दो चीज आपको बतानी है, सिग्निफिकेंट मैटर्स, मतलब जो भी आप मैटर्स कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडिटर टू TCWG। एंड तीसरी चीज आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आपको क्या मिली, आप जब ऑडिट कर रहे थे तब आपको क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली? पहला मैंने क्या बोला सर, मेरा स्कोप एंड टाइमिंग क्या है ऑडिट का। दूसरा मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को ढूंढना। तो अब हम यहां पे उनको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के बारे में बताएंगे। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग को भी आपको नीचे बैकग्राउंड करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के भी अपने अलग अलग पॉइंट्स है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का मतलब कुछ भी चीज जो आपको बहुत बड़ी चीज मिल गई, जिसको आपको TCWG को बताना ही पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में आते हैं। जैसे सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है आपके जो एंटिटी के टैली होता है, सैप होता है, जिसमें भी वो अकाउंटिंग डेटा अपना लोड करके रखते हैं। उसमें एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है कि भाई उनका जो डेटा है उसमें कैलकुलेशन जो है वो सही है, डेबिट क्रेडिट सही आ रहा है, डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल हो रहा है, ये सारा आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब क्या? मैनेजमेंट है ना न्यूट्रल है जब ये अपना काम कर रही है, जब वो डेटा एंटर कर रही है। ऐसे ही मैनेजमेंट ने ना परचेज के ट्रांजेक्शन एंटर ही नहीं किए, सेल्स के ट्रांजेक्शन एंटर कर दिए। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इसको क्या बोलते हैं सर? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कि एंटिटी की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करना, ये हमारी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है।
क्या बोला सर मैंने? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेक करना, ये हमारी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है। जब हम, अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कैसे बनेगी ये, जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेक कर रहे थे तब हमें सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो रही थी, हम चेक ही नहीं कर पा रहे थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो रही है हमें, तो हम ये कम्युनिकेट कर देंगे। किसको कम्युनिकेट कर देंगे सर? टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देंगे एंड अपने रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर देंगे। टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे? सबसे पहली चीज, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जिनकी वजह से ये मुझे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी या फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हो रही है, कौन कौन से ऐसे मैटर्स थे जिनकी वजह से मुझे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो रही है। एंड दूसरा, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम उनसे लिखवा के लेते हैं कुछ चीजें, ऑडिट खत्म हो जाने के बाद, जैसे हमारा ऑडिट खत्म होने वाला होता है तो उनसे कुछ चीजें लिखवा के ले लेते हैं कि आपने सारा काम किया था, आपने सारी इंफॉर्मेशन हमें दी थी, सारे हम अच्छे से ऐसे FIIT में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये दो चीजें हम उनको बताएंगे, टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, और ये तभी बताएंगे जब सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। क्या बोला मैंने? अब ऐसा भी हो सकता है, मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एक भी हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट अलग भी हो सकते हैं। तो अगर टीसीडब्ल्यूजी, सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी अगर मैनेजमेंट का पार्ट हैं, तो हम फिर उनको ये सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। क्योंकि WRM किनसे रिक्वेस्ट करते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किनसे रिक्वेस्ट करते हैं? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट को बताए होंगे, इसलिए हम टीसीडब्ल्यूजी को अलग से नहीं बताएंगे, क्योंकि सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट का पार्ट हैं। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपके टीसीडब्ल्यूजी में 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 9 लोग ही आपके मैनेजमेंट का पार्ट है। ये जो एक इंसान जो बचा वो आपके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो क्या हमें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, इस सिचुएशन में हमें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो बंदा है जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, उसको नहीं पता है ये सारी चीजें, तो हमें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुझे रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा सर? अपने फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में, क्या फॉर्मेट होने वाला है, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, वो सारी चीजें मैं टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगा। एंड अदर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स हो इसके अलावा, तो फिर मैं यहां पे कम्युनिकेट कर दूंगा अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स में। यही सेम चीज यहां पे आपके लिखी गई है कि स्कोप और टाइमिंग के ऑडिट के बारे में बता देना, अपनी रिस्पांसिबिलिटी बता देना। मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पांसिबिलिटीज को रिलीव नहीं करता है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी अभी भी रहती है। फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के बारे में बता देना, किस बारे में? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, कि मुझे ये चेक करने में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो रही है, ऑडिट में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो तो, अनलेस सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, आपको ये दो चीजें बतानी है। क्या चीजें बतानी है? सबसे पहला सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए थे, एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। लास्ट में जो भी सर्कमस्टेंसेस थे जो अफेक्ट करते हैं आपके फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट को, वो बता देना। एंड अदर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स हो तो वो भी बता देना। ठीक है? यस सर। अब इन लिस्टेड एंटिटीज के केस में, जो हमारी लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, लिस्टेड मतलब बेसिकली जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एंटिटीज होती है उनकी बात हो रही है। तो लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर को अलग से एक इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन भी देना पड़ता है। उनको ये बताना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी को कि आप टेंशन मत लो भाई, मैं इंडिपेंडेंट हूं, आप टेंशन मत लो। ये सिर्फ हमें लिस्टेड एंटिटी के केस में ही बताना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है सर? सबसे पहला, हमने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई किया है। सबसे पहली चीज उनको ये बता देंगे आप टेंशन मत लो, हमने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई किया है। दूसरा, अगर मेरे इंडिपेंडेंस पे कोई भी रिलेशनशिप्स बियर हो रही है तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, बियर हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर मेरे इंडिपेंडेंस पे ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो ऐसा सोचा जा सकता है कि इस रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंस पे खतरा आ सकता है, तो वो रिलेशनशिप के बारे में मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगा। सर एग्जांपल के तौर पे बताइए कि सपोज आपका कोई क्लाइंट है, जिस भी एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं वो ऑडिट क्लाइंट है, उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो आपके किसी रिलेटिव का रिलेटिव है। तो ऐसा हो सकता है ना कि हाँ, ये रिलेशनशिप से ऐसा बोल सकते हैं लोग कि यार आप तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, आपका रिलेटिव उस मैनेजिंग डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो ऐसे जो भी रिलेशनशिप है जिनसे ऐसा लग सकता है कि आपके इंडिपेंडेंस पे खतरा है, वो सारे रिलेशनशिप के बारे में आप उनको बताएंगे। एंड अगर ऐसे रिलेशनशिप है तो आपने क्या सेफगार्ड्स लिए उस क्या बोलते हैं उस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए या फिर उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए, ये भी आप उनको बताएंगे। ये तीन चीजें हम उनको बताएंगे। एंड लास्ट में हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो रिलेशनशिप से भी इफेक्ट हो सकता है, एंड दूसरा जो टोटल फीस हमें उनसे मिल रही है उससे भी इफेक्ट हो सकता है। सर टोटल फीस से कैसे इफेक्ट होगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप खोल के बैठे ऑडिट फर्म,
और आपका 50% ऑडिट फीस, जितनी भी आप फीस कमा रहे हैं ना पूरी दुनिया में, उसमें से 50% ऑडिट फीस सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइंट से आती है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपके दिमाग में वो प्रेशर होगा उस क्लाइंट का ऑडिट करते टाइम कि यार अगर ये क्लाइंट को बुरा लग गया और ये क्लाइंट मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी जो 50% ऑफ द फीस है वो चली जाएगी? बिल्कुल सर रहेगा प्रेशर। तो मैं फिर उसमें अच्छे से काम कैसे करूंगा, मैं उसकी गलतियां कैसे निकालूंगा? तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि आपको अपनी टोटल फीस भी बतानी है टीसीडब्ल्यूजी को। टोटल फीस मतलब क्या 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 चीजें करके बतानी है, कौन सी टोटल फीस आपको बतानी है? सबसे पहला, ऑडिट से अगर आपको कोई फीस मिल रही है उस एंटिटी से, मतलब आपकी खुद की फर्म की नहीं बतानी, उस एंटिटी से जो फीस मिल रही है वो आपको बतानी है। तो ऑडिट से जो फीस मिल रही है वो बतानी है। नॉन ऑडिट सर्विसेज, अगर आप कुछ उनको एक्स्ट्रा ऑडिट के अलावा अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं उससे अगर आपको कोई फीस मिल रही है तो वो भी आपको बतानी है, दो नॉन ऑडिट और ऑडिट सर्विसेज के लिए। दूसरा, आपको मिल रही है या फिर आपके नेटवर्क फर्म को मिल रही है। नेटवर्क फर्म मतलब क्या होता है सर, कि आपके कोई भी होल्डिंग हो गया, कोई भी आपके सब्सिडरी हो गया, आपकी कोई आजू बाजू वाली कंपनी हो गई, आपका एक पार्टनर है वो किसी और फर्म में भी पार्टनर है तो आपकी नेटवर्क फर्म हो गई। तो ऐसे अगर किसी नेटवर्क फर्म को भी जो फीस मिल रही है ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए, वो भी आपको बतानी है उस पर्टिकुलर क्लाइंट से। तीसरा, उस एंटिटी से आपको फीस मिल रही है या फिर उस एंटिटी के कंपोनेंट से आपको फीस मिल रही है तो भी आपको बतानी है। कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, उस एंटिटी का कोई सब्सिडरी हो गया, कोई एसोसिएट हो गया, कोई जॉइंट एसोसिएट हो गया, अगर उनसे आपको कोई फीस मिल रही है तो भी आपको बतानी है। और ये सारा एलोकेटेड टू कैटेगरीज होना चाहिए। एलोकेटेड टू कैटेगरीज मतलब क्या, आपको बताना है कि अच्छा ये ऑडिट की थी, ये नॉन ऑडिट की थी, ये फर्म को मिल रही है, मेरे नेटवर्क फर्म को मिल रही है, इस एंटिटी से मिल रही है, ये दूसरे कंपोनेंट से मिल रही है। ये आपको टोटल फीस ऐसे नहीं बतानी 1 करोड़ है, आपको बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा कि कौन सी फीस कहां कहां से मिल रही है। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये 4 चीजें हमें कम्युनिकेट करके चलनी पड़ती है। यही 4 चीज यहां पे लिखी गई है। एंड लास्ट में ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती है ना, मैंने यहां पे बताया था आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के बारे में, जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपको मिलती है ऑडिट में उसको आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट, ओरल कम्युनिकेशन से हम काम नहीं चला सकते, आपको राइटिंग में तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। और वो भी सिर्फ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करनी है। एक बात ध्यान रखना, टीसीडब्ल्यूजी है, बहुत बड़े इंसान होते हैं, उनको छोटी मोटी फाइंडिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमें कम्युनिकेट करनी है, सारी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट नहीं करनी है। ठीक है, यस सर। अब लास्ट में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। एसेट 260 के अकॉर्डिंग आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है? हमें यह डॉक्यूमेंट करना है कि अगर हमने कोई भी मैटर अगर टीसीडब्ल्यूजी को ओरली कम्युनिकेट किया था तो मुझे उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। कब कम्युनिकेट किया था ये बताना पड़ेगा, एंड किसको कम्युनिकेट किया था ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर कोई मैटर मैंने राइटिंग में कम्युनिकेट किया था तो बस उसका कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन मुझे अपने पास रखना है। कॉपी मतलब जैसे मैंने सपोज एक लेटर भेजा उनको, तो लेटर का कॉपी मेरे डॉक्यूमेंटेशन में रख लिया मैंने। ऐसे अगर ओरली किया था तो उसको डॉक्यूमेंट करो, कब किया था, किसने किया था वो भी करो, किसको किया था वो भी करो। एंड अगर राइटिंग में किया था तो उसका कॉपी रख लो अपने पास, बस। तो ये था आपका पूरा एसेट 260, मात्र इतना ही है आपका, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एसेट 260 में, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एसेट 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। अरे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूं। एसेट 265 एंड एसेट 260 में क्या डिफरेंस है? तो एसेट 260 आपका सिर्फ टीसीडब्ल्यूजी के साथ बात करता है, अगर आपने देखा होगा तो कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी उसका नाम है, जबकि आपका एसेट 265 में बोथ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन के बारे में बोला गया है। कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल विद टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, ये आपके एसेट 265 का नाम है। दूसरा, यहां पे हम अदर डेफिशिएंसीज जितनी भी चीजें होती है वो हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और यहां पे अगर सिर्फ डेफिशिएंसीज हो, अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल में कुछ भी दिक्कत हो तो हम टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब अगर डेफिशिएंसी आ गई तो आपका एसेट 265 लग जाएगा, अगर अदर देन डेफिशिएंसी है टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका एसेट 260 लगेगा। ठीक है सर, आप डेफिशिएंसी कर तो रहे हो, लेकिन ये डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर वो तो बता दीजिए। तो आपको बता देते हैं हम लोग। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपका कंट्रोल है ही नहीं, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल मिसिंग है, तो वो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल माना जाता है। दूसरा, आपका कंट्रोल तो है लेकिन वो कंट्रोल अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। वो कंट्रोल जो हमने डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, ऑपरेट किया है, वो आपका मिस स्टेटमेंट ना तो प्रिवेंट कर पा रहा है, मतलब ना तो रोक पा रहा है मिस स्टेटमेंट को, और अगर मिस स्टेटमेंट हो गई तो ना ही उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पा रहा है।
ऐसा आपका बेकार सा इंटरनल कंट्रोल है। तो अगर आपका इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, जो इंटरनल कंट्रोल हमें चाहिए था मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए, या फिर आपका कंट्रोल तो है लेकिन वो प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा है मिस स्टेटमेंट को, तो हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो जैसे हमें मिस स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता था, सिर्फ मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता था, वैसे ही हमें इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ डेफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी से फर्क पड़ता है। अगर कोई बहुत बड़ी डेफिशिएंसी हो तो उससे हमें फर्क पड़ता है, वो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी डेफिशिएंसी जो टीसीडब्ल्यूजी को पता होनी चाहिए। सिंपल। कौन सी डेफिशिएंसी? ऐसी डेफिशिएंसी जो टीसीडब्ल्यूजी को पता होनी चाहिए, वो डेफिशिएंसी जिसका इतना इंपॉर्टेंस है कि वो टीसीडब्ल्यूजी के अटेंशन में आनी चाहिए। एक टेक्निकल डेफिशिएंसी है ये, मतलब इतना इंपॉर्टेंस वाली डेफिशिएंसी है जो टीसीडब्ल्यूजी के अटेंशन में आनी चाहिए, जो टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो डेफिशिएंसी है इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ मिस स्टेटमेंट पे ही नहीं होती। मतलब अगर कहीं पे मिस स्टेटमेंट हुई है तो ही हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ यहां पे मिस स्टेटमेंट हुई है इसलिए यहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अगर कहीं पे लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट है तो वहां पे भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, भले वहां पे मिस स्टेटमेंट एक्चुअली में हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। मतलब सर मेरे को पता चल गया, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कहीं पे मिस स्टेटमेंट नहीं है तो भी वहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे मिस स्टेटमेंट हो वहीं पे ही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। अगर कहीं पे मिस स्टेटमेंट नहीं है तो वहां पे भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। आपका पूरा केस स्टडी में पूछ सकते हैं ये लोग कि भाई यहां पे देखो मिस स्टेटमेंट तो नहीं है लेकिन ये लोग बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं ये जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हमने आइडेंटिफाई करी इंटरनल कंट्रोल में, इसको हम मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजमेंट के साथ, यहां पे टीसीडब्ल्यूजी की बात नहीं हो रही, मैनेजमेंट की बात हो रही है। अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो हमें राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी को। जो भी हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करी होगी वही डेफिशिएंसी हमें राइटिंग में मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, अनलेस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी थी वो मैनेजमेंट की वजह से थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं चोर को बता रहा हूं कि भाई देख चोरी हुई है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। चोर को पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे पता चल गया कि चोरी हुई है तो मैं इसमें छानबीन करने बैठूंगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर पहले तो सिंपल आप इतना समझो कि अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो हमें राइटिंग में अगर हमने वो डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को बताई है तो वही डेफिशिएंसी हमें मैनेजमेंट को भी बतानी है। ये पर्टिकुलर हेडिंग में ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में इनएप्रोप्रिएट होगा मैनेजमेंट को बताना तो फिर हमें नहीं बतानी है। कौन से सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि भाई वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैनेजमेंट की वजह से ही हुई है। अब मैनेजमेंट की वजह से अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हुई तो क्या मुझे मैनेजमेंट को बताने की जरूरत है? नहीं, उनको तो पता ही होगा कि भाई उनकी वजह से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, यस सर, ये बात हो गई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की। अगर कोई अदर डेफिशिएंसी है जो मैनेजमेंट को किसी और ने कम्युनिकेट नहीं करी, किसी और ने मतलब क्या, किसी इंप्लॉई ने कम्युनिकेट नहीं करी, कोई कॉस्ट ऑडिटर है उसने कम्युनिकेट नहीं करी, कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है, लीगल डिपार्टमेंट है, मतलब किसी मैनेजमेंट को पता ही नहीं है इस डेफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में पता हो तो भी हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई अदर डेफिशिएंसी है जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है और मैनेजमेंट को इस बारे में पता नहीं है, एंड दूसरा मैनेजमेंट को इस बारे में पता होना चाहिए, तो हमें कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, सफिशिएंट इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट अटेंशन, जो यहां पे आया था ना सफिशिएंट इंपॉर्टेंस फॉर टीसीडब्ल्यूजी अटेंशन, वैसे ही यहां पे है सफिशिएंट इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट अटेंशन। ठीक है, क्या बोला, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है जो हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करी थी तो हमें राइटिंग में मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है, अनलेस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट। दूसरा, अगर कोई अदर डेफिशिएंसी है जो किसी ने भी मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करी है एंड उनके अटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमें उनसे कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, यस सर। अब सर ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आप करते रहे हो, लेकिन आप हमें ये तो बताइए कि अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई हमें डेफिशिएंसी मिली या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी मिली, बहुत सारी डेफिशिएंसी मिली, तो कब हम उनको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानेंगे? एग्जाम्पल बताइए ऐसे मैटर्स के कि अच्छा यहां पे अगर हमें ऐसी डेफिशिएंसी मिली, ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी मिली, तो उनको हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानेंगे। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ये हम करने वाले हमारे हैंड रिटन नोट से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि आपको बहुत सारे डेफिशिएंसीज मिले, उनको कंबाइन करके हमने देखा कि भाई ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज है इसमें हम ये देखेंगे कि बाकी सारी डेफिशिएंसी के साथ कैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उनका इंटरैक्शन कैसा है, सारी डेफिशिएंसीज का मिला के उनका इंटरैक्शन कैसा हो रहा है। क्या वो दूर दूर की डेफिशिएंसी है कि हमको सबको अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर वो पास वाली डेफिशिएंसी है कि सपोज पता चला कि भाई ये सारी डेफिशिएंसीज जो हमें मिली है वो परचेज में ही मिली है, या
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो डेफिशिएंसीज मिली वो हमें एक परचेज की मिली, एक सेल्स की मिली, एक फिक्स एसेट की मिली, तो उनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा है नहीं, परचेज की ही मिली है तो मतलब उनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज मुझे ये देखनी पड़ेगी कि इंटरेक्शन विद अदर डेफिशिएंसी कितना है। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने ये देख ली। अब उस डेफिशिएंसी, जिस पर्टिकुलर कंट्रोल पे हमें वो डेफिशिएंसी मिली है, उस पर्टिकुलर कंट्रोल में वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितनी है, मतलब कितना काम होता है उस कंट्रोल का। क्या पता कोई छोटा सा कंट्रोल है जिसका कोई काम ही नहीं है, या फिर हो सकता है बहुत बड़ा कंट्रोल है जिसमें वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। एंड हमें वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे अमाउंट से, कि भाई पैसा कितना खराब हो रहा है हमारा उस इंटरनल कंट्रोल के पीछे, तो कितना अमाउंट एक्सपोज्ड है उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे। अब अमाउंट एक्सपोज तो है कि हाँ भाई हमें पता चला कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंट्रोल है ये इतने अमाउंट से डील करता है, बेसिकली इस परचेज में ये वाला जो कंट्रोल है इसमें 10 लाख अमाउंट से डील करता है पूरा कंट्रोल। अब उस पर्टिकुलर अमाउंट में कितना ससेप्टिबिलिटी टू लॉस है। सर इतने भारी भारी वर्ड मत बोला करो सर, हिंदी तो बता दो, इसका थोड़ा इजी मतलब तो बता दो। तो ससेप्टिबिलिटी टू लॉस मतलब क्या, कितना लॉस होने के चांसेस है उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी, कि लॉस होने के कितने ज्यादा चांसेस है उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से। एक तो ये हो गया, एंड दूसरा अमाउंट के बारे में देखेंगे कि अमाउंट एस्टिमेट करने के लिए कितनी सब्जेक्टिविटी लगती है एंड कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, कितना हमें अपने जजमेंट लगाना पड़ता है और कितना कॉम्प्लेक्स है वो अमाउंट को कैलकुलेट करना। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी बड़ी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि उतना जल्दी हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला मैंने कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी जब हम लोग देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इसका इंटरेक्शन कैसा है अदर डेफिशिएंसीज के साथ, सब कुछ मिला मिलू के। अब वो जो पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल है उसमें वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितना है एंड वो कितने अमाउंट के साथ डील करता है, कितना अमाउंट हमारा एक्सपोज्ड है उस पर्टिकुलर अमाउंट में, क्या सेंसिटिविटी टू लॉस है, ससेप्टिबिलिटी टू लॉस है, कितना लॉस होने के चांसेस है, एंड उस अमाउंट को कैलकुलेट करने में कितनी सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। एंड ये सारी चीजें करके हमें यह पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है। यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, जितने ज्यादा चांसेस होंगे उतना वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब एक और हम निकाल सकते हैं एक्सेप्शंस, कि यहां पे कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस कितने हो सकते हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो डेफिशिएंसी एक एक्सेप्शन हो तो उसका क्या कॉज है एंड कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके 7 पॉइंट्स से, ये 7 पॉइंट्स अगर आपने ऐसे लाइन वाइज याद रख लिए, सिर्फ आपने ये कीवर्ड्स भी अच्छे से याद रख लिए और इनको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर दिया, तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये है हमारे 7 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी अदर डेफिशिएंसी के साथ कैसी है। दूसरा, हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितना है उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में या फिर डिस्क्लोजर में जो डेफिशिएंसी से एक्सपोज्ड हुआ है। तीसरा, वॉल्यूम के बाद हम आता है पैसा। पैसा मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट जो एक्सपोज्ड है डेफिशिएंसीज के लिए। पैसे में हम देखेंगे सबसे पहली चीज ससेप्टिबिलिटी टू लॉस कितना है या फिर फ्रॉड कितना हो सकता है एसेट और लायबिलिटी में। एंड उसके बाद वो सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अमाउंट कितना है, कि भाई कितना सब्जेक्टिविटी के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें होने के बाद हम ये देखेंगे कि उस डेफिशिएंसीज की वजह से कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का संभावना है, कितना लाइक्लीहुड है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की। एंड हमारा कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस कितना है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, एक्सेप्शंस। तो हमारा कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस कितना है। अब एक चीज इन्होंने ये आती है कि भाई ये 7 चीज तो हमने देख ली, इसमें एक चीज और देखनी है कि जिस कंट्रोल पे, जिस इंटरनल कंट्रोल पे वो डेफिशिएंसी है, उस कंट्रोल की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। भाई वो कितना इंपॉर्टेंट कंट्रोल है ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये हम कैसे चेक करेंगे सर, ये सारी चीजें चेक करके कि भाई क्या वो कंट्रोल हमारा बस जनरल मॉनिटरिंग वाला कंट्रोल्स है कि हाँ भाई हमें मैनेजमेंट को ओवरसाइट रखना है, हाँ भाई हमें मैनेजर को ओवरसाइट करना है, तो ऐसे जनरल मॉनिटरिंग वाला कंट्रोल था क्या। या फिर दूसरा, क्या वो पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाला कंट्रोल था। पीरियड एंड मतलब क्या, 31 मार्च पे जो कंट्रोल रखते हैं वो वाला कंट्रोल था। क्या वो मेरा फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन वाला कंट्रोल था। क्या वो मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, उस पर मैंने कंट्रोल लगाया था। क्या वो मेरा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज के ऊपर कंट्रोल था, या फिर वो मेरा ऐसा कंट्रोल था जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती है जो आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है। ये क्या बोला सर मैंने, आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि सर हम तो भाई एफएमसीजी का कंपनी हमारा, लेकिन हमने किसी को फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर तो मेरे बिजनेस का पार्ट है ही नहीं ना, मैं तो फर्नीचर बेचता ही नहीं हूं, लेकिन मैंने फर्नीचर बेच दिया और ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, तो उस पे जो भी कंट्रोल्स होते हैं क्या वो कंट्रोल, इस कंट्रोल पे कोई डेफिशिएंसी है। तो बेसिकली मुझे ये जानना है कौन से कंट्रोल पे एक्चुअली में डेफिशिएंसी आई है और उस कंट्रोल का मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। उस हिसाब से भी मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये डेफिशिएंसी मेरे लिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो पता चला, ये कब होता है सर, ये होता है तब जब हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे डेफिशिएंसी है। अब मुझे पता लगाना है कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या फिर नहीं है।
अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यहां पे डेफिशिएंसी होने की संभावना है? ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होते हैं कि भाई यहां पे डेफिशिएंसी मिली नहीं है लेकिन यहां पे डेफिशिएंसी होने की संभावना हो सकती है, वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होने की संभावना हो सकती है। तो ये आपके एग्जांपल्स है। हेडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो गए हेडिंग में तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, तो आपको हेडिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस देके पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे बात हो रही है एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। इसको कैसे हम पढ़ेंगे सर, इसको कैसे याद रखेंगे? ये रहा, मैंने आपके लिए यहां पे भी बनाया हुआ है। सबसे पहला हमारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है कि भाई हम चेक कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाया ना, मैनेजमेंट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरसी ही नहीं कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं देगा तो वहां पे मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है, मिस स्टेटमेंट वहां पे डिटेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। और मिस स्टेटमेंट कौन से सर? हमें तो पुराने पीरियड के भी मिस स्टेटमेंट मिल रहे हैं, प्रायर पीरियड आइटम भी मिल रहे हैं। प्रायर पीरियड आइटम मतलब क्या? पिछले साल के मिस स्टेटमेंट भी हमें इस साल मिल रहे हैं। ये तीन चीज हो गई आपकी, पहला ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में। दूसरा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है सर कि हमारे पास जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, उसको हम रिस्पांस अच्छा नहीं दे पा रहे। मतलब उसको बेसिकली आपको पता है कि यार ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट रिस्क है, लेकिन फिर भी हम उस पर ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। कौन नहीं परफॉर्म कर रहा सर? मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा ज्यादा प्रोसीजर्स। उसको पता है कि भाई यहां पे ना थेफ्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, थेफ्ट हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क है, फिर भी वो अच्छे से सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर रहा। तो जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दो चीजों की वजह से हो सकती है, ऐसा हम यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अज्यूम कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दो चीजों की वजह से होगी। पहली चीज ये कि मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरसी करना, लेकिन वो ओवरसी नहीं कर रही है अच्छे से। दूसरा, जो भी हमारे सिग्निफिकेंट रिस्क है उसमें इनइफेक्टिव रिस्पांस दे रहे हो आप लोग अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रहे, आप लोग सिग्निफिकेंट रिस्क को भी टाल रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही नहीं है। अगर वो रिस्क को असेस ही नहीं कर सकते, सर सिंपल एग्जांपल देता हूं रिस्क असेसमेंट का, हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितना बड़ा रिस्क है, रिस्क को असेस एनालाइज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपका एनालाइज करके एसेस करके पूरी कॉन्सेप्ट बुक बनाई है और ये पूरे लेक्चर्स में आपके लिए लेके आ रहा हूं, वैसे ही एंटिटी को भी अपने रिस्क को एसेस करना पड़ता है। अब वो रिस्क को एसेस ही नहीं कर पा रही, उसके पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है एसेस करने के लिए, इसलिए वो सिग्निफिकेंट रिस्क को इनइफेक्टिव रिस्पांस दे रही है, रिस्पांस दे ही नहीं पा रही है अच्छा सा। अब एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा, उसके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है तो सही, लेकिन उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही इनइफेक्टिव है। रैप, इसको हम प्यार से बोलेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को रैप बोलेंगे, तो उसके जो रैप है वही इनइफेक्टिव है। या तो रैप है ही नहीं या तो रैप इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से कि अब ये रैप क्यों नहीं है या फिर रैप क्यों इनइफेक्टिव है? क्योंकि हमारा जो पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो इनइफेक्टिव है। सर ये कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिकली आपका जो पूरे कंट्रोल्स होते हैं उस एंटिटी में, क्या कंट्रोल्स है, कैसे आपके मैनेजमेंट कैसे देखते हैं आपके कंट्रोल्स को, क्या मैनेजमेंट आपके कंट्रोल्स को ओवरराइड करते हैं, कैसा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें हम रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना वही इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से आपके पास ना तो रैप है, और रैप है भी तो वो इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे सिग्निफिकेंट रिस्क को। तो ये आपके 7 पॉइंट्स से, ये 7 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा, एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। ठीक है, यस सर, यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट इनएबिलिटी है टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं देख रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो रहे हैं जो हमारी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, करेक्ट नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। डिस्क्लोजर है मटीरियल मिस स्टेटमेंट का, जो प्रायर पीरियड आइटम है, प्रायर पीरियड आइटम हमने मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज किया अपने करंट ईयर पीएनएल में, फिर हमारा जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसको हम इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या फिर हमारे पास क्योंकि हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एब्सेंस है, या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है तो सही लेकिन वो इनइफेक्टिव है। और लास्ट में ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो इनइफेक्टिव है। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट क्यों इनइफेक्टिव है, कैसे पता चलेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है? क्योंकि जो भी तीन चीजें यहां पे, ये तीन पॉइंट है। सबसे पहला, जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है जिसमें मैनेजमेंट खुद फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, वो टीसीडब्ल्यूजी अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर ही नहीं रहा है। मतलब सपोज मैं हूं एमडी, ठीक है, मैं हूं मैनेजमेंट का पार्ट, मैं हूं एमडी हूं, मैं किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर हूं या फिर मैं किसी और कंपनी का ओनर हूं, और मैंने इस कंपनी को क्या किया, जिस कंपनी में मैं एमडी हूं उस कंपनी से उस दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हूं क्योंकि भाई मैं तो दूसरी कंपनी का ओनर हूं, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि ये वाली कंपनी जो है उसको ज्यादा फेवर करे।
अब ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है भाई। टीसीडब्ल्यूजी तो ये ट्रांजैक्शन देख ही नहीं रहा है, वो प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज ही नहीं कर रहा है ये ट्रांजैक्शन। सबसे पहली चीज ये। दूसरा, आपको लग रहा है भाई अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है ना तो मतलब यहां पे मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, और ये फ्रॉड एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। और तीसरा, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है इसलिए जो भी उनको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पता चल रही है ना उस पर वो रेमेडियल एक्शन भी नहीं लगा रही है। वो बोल रही है देखो भाई मैं तो नहीं करूंगी इंप्लीमेंट एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मुझे कम्युनिकेट की जा रही है उस पर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि भाई मैं तो फ्रॉड कर रही हूं, मैं तो मेरे खुद के फाइनेंशियली इंटरेस्टेड वाला काम कर रही हूं और टीसीडब्ल्यूजी तो चेक भी नहीं कर रहा मेरे काम को। ठीक है, ये 3 पॉइंट है आपके इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और ये आपके पूरा है एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है, लास्ट पॉइंट है सर, ये जितनी भी डेफिशिएंसी, जितनी भी हमने कम्युनिकेशन की बात करी, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, ये हम कम्युनिकेट करते हैं आपके लेटर ऑफ वीकनेस में। किस में कम्युनिकेट करते हैं सर? लेटर ऑफ वीकनेस में हम आपका ये कम्युनिकेट करते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं रिटन कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के बारे में। लेकिन ये जो लेटर ऑफ वीकनेस, इसमें क्या क्या चीजें आती है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये हम उनको बता देंगे, देखो भाई ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ये आपका कंट्रोल है, इसमें ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऐसा 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 है। टीसीडब्ल्यूजी ठीक है भाई डेफिशिएंसी है ना, ठीक है हटाओ इसको। टीसीडब्ल्यूजी बहुत बड़े इंसान है, हमें उनको पहले बताना पड़ेगा कि देखो भाई इसका इतना बड़ा इफेक्ट आ सकता है इस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी का, अगर आपने इसको करेक्ट नहीं किया तो इसका पोटेंशियली इतना बड़ा इफेक्ट आ सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जब तक हम उनको ये नहीं बताएंगे ना तब तक उनकी आंखें ऐसे खुलेगी नहीं, वो बोलेंगे ठीक है ना डेफिशिएंसी है, लेकिन जैसे उनको इफेक्ट बताया अच्छा इतने करोड़ों का लॉस हो सकता है मुझे, तो फिर मैं देखता हूं, तो उनको हम पोटेंशियल इफेक्ट बताएंगे। एंड तीसरा हम उनको ये बताएंगे, उनको एक कंटेक्स्ट दे देंगे कि भाई किस कंटेक्स्ट में हम उनको ये लेटर ऑफ वीकनेस दे रहे हैं, उनको इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर क्या कंटेक्स्ट देंगे? सबसे पहली चीज हम उनको ये बताएंगे, देखो भाई हमारा पर्पस सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, हमारा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। हमारा ओपिनियन कभी भी आपके इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस पे होता ही नहीं है, मतलब हम आपके इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देने के लिए उसको चेक नहीं करते। हम तो जो ऑडिट में जितना हमें चेक करना पड़ता है, जितना लिमिटेड चेक करना पड़ता है उतना हम चेक करते हैं, हम इंटरनल कंट्रोल को घुस घुस के चेक नहीं करते उसके ऊपर ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि जो भी मैंने आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताई है वो मुझे मिल गई, अपने ऑडिट करते करते दौरान मिल गई तो मैंने आपको बता दी। मैंने स्पेसिफिकली चेक नहीं किया कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है या फिर नहीं है, मुझे मिल गई, लिमिटेड चेक कर रहा था मैं, तो अब मुझे मिल गई तो मैंने आपको बता दी। तो ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट क्यों देते हैं उनको, ताकि उनको पता रहे कि भाई ऑडिटर ने बहुत ज्यादा घुस घुस के चीजें चेक नहीं करी है, वो उनको करनी पड़ेंगी। ऑडिटर को तो जो मिल गया उसने वो बता दिया। ठीक है, ये चीजें हम अपने लेटर ऑफ वीकनेस में इंक्लूड करते हैं। यही चीज यहाँ पे बोली गई है, डिस्क्रिप्शन दे देना, पोटेंशियल इफेक्ट बता देना, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे देना टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को, ताकि वो आपके कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझ सके कि हमने किस सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन भेजा है। सर किस सिचुएशन में हमने आपको कम्युनिकेशन भेजा है? सबसे पहली चीज कि हमारा पर्पस तो सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। दूसरा, हमारा पर्पस कभी भी इंटरनल कंट्रोल पे इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे कभी भी ओपिनियन देना नहीं है। एंड तीसरा, हमने वो मैटर से कम्युनिकेट किए हैं, वो डेफिशिएंसीज के बारे में ही कम्युनिकेट किया है जो हमें मिल गई, हमने स्पेसिफिकली ढूंढने की कोशिश नहीं करी डेफिशिएंसी को। ठीक है, यस सर, ये था आपका एसेट 265 एंड एसेट 260। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।